अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस लेक्चर में हम एपिज़ोटमी को स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द CPSP फॉर्मेट। अब हम एपिज़ोटमी हॉस्पिटल्स में क्यों देते हैं? जब आप बेबी को डिलीवर करवा रहे हैं, हेड प्रॉपर डिलीवर नहीं हो रहा, तो टू इंक्रीज द वेजिनल ओपनिंग हम एपिज़ोटमी देते हैं। या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करानी हो, खास तौर पे फॉरसेप्स लगाने हो, या फिर कोई स्पेशल मैन्यूवर करना हो इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे अगर शोल्डर डिस्टोशिया हो जाए, ब्रीच डिलीवरी है और स्पेस अच्छी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एपिज़ोटमी देंगे। तो 40 to 60% एपिज़ोटमी दी जाती है। और MCQ में ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ एपिज़ोटमी। तो मेन रीज़न ऑप्शंस में प्राइमरी ग्रेविडा का वर्ड भी होता है, तो मेन रीज़न इज़ नॉट द प्राइमरी ग्रेविडा। हम बाज़ जगह ये प्रोटोकॉल बनाते हैं या बाज़ हॉस्पिटल्स में प्राइमरी ग्रेविडा को एपिज़ोटमी दी जाती है, जबकि उसकी प्राइमरी ग्रेविडा इज़ नॉट द इंडिकेशन ऑफ एपिज़ोटमी। व्हाट इज़ द मेन रीज़न इज़ द यूज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में भी कौन सा, द यूज़ ऑफ द फॉरसेप्स। अगर हम फॉरसेप्स लगाते हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एपी दे दें, जबकि वैक्यूम लगाते वक्त इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो आप एपी दें, इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड तो ना दें। नाउ अक्सर ये पूछते हैं कि जब हम एपी देते हैं तो कौन से स्ट्रक्चर्स कट होते हैं ड्यूरिंग द एपिज़ोटमी। तो ये आपने याद रखना है कि स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, बल्बोस्पोंजियोसिस, fascia, transverse perineal branches of pudendal vessels and nerves, and the posterior vaginal wall. तो ये अक्सर वाइवा में, ऑस्की में, and even can be asked in MCQ. Now, there are different types of episiotomy, लेकिन जो हमारे लेवल पर पढ़ने के लिए है, that are the midline and the mediolateral. सो हमने ये दो एपिजियोटमी पढ़नी है जो टेक्निक जो है वो यूज़ होती है। अब दोनों के एडवांटेजेस क्या है, दोनों के रिस्क्स क्या है, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एंगल क्या है, तो ये ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग MCQs एंड ऑस्की एज वेल। तो सबसे पहले मिड लाइन में क्या होता है। अगर मिड लाइन में आप देखें तो मिड लाइन में लेस ब्लीडिंग होगी, लेस पेन होगी एंड क्विकर हीलिंग होगी। तो ये भी MCQ आता है कि इन मिड लाइन एपिज़ोटमी देयर विल बी, तो आपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं, लेस ब्लीडिंग, लेस पेन एंड क्विकर हीलिंग। जबकि मीडियोलेटरल में क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, मोर ब्लीडिंग, मोर पेन एंड लेस क्विकर हीलिंग। तो ये आपने याद रखना है, इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। दूसरी चीज़, रिस्क। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी एनल स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रेक्टल म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, यानी जब 3rd और 4th डिग्री टीयर है तो हम इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रेटिक एनल स्फिंक्टर इंजरी। जब भी आप एपिज़ोटमी देते हैं तो ऑब्स्ट्रेटिक एनल स्फिंक्टर इंजरी के रिस्क को आप कम नहीं कर सकते। ये आपने कॉन्सेप्ट बनाना है, चाहे आप मीडियल एपिज़ोटमी दें या मीडियोलेटरल दें, तो दोनों में ऑब्स्ट्रेटिक एनल स्फिंक्टर इंजरी का रिस्क मौजूद होगा। ये भी MCQ में पूछा जाता है। लेकिन जो मिड लाइन एपिज़ोटमी है उसको देने से ऑब्स्ट्रेटिक एनल स्फिंक्टर इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई MCQ आए कि सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है 3rd और 4th डिग्री टीयर का, तो उसका आंसर बनता है मिड लाइन एपिज़ोटमी। फिर उसके बाद प्राइमरी ग्रेविडा और फॉरसेप्स डिलीवरी आता है। आई विल शेयर द रेफरेंस, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। जबकि अगर मीडियोलेटरल एपिज़ोटमी देते हैं तो अगेन देयर विल बी रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रेटिक एनल स्फिंक्टर इंजरी, लेकिन वो रिस्क जो है वो कम होगा, ठीक है। इसका जो रेफरेंस है वो EBM है, जबकि 10 टीचर में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस यू शुड नो दैट कि अगर आप मीडियोलेटरल एपिज़ोटमी भी देते हैं तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रेटिक एनल स्फिंक्टर इंजरी, लेकिन कम होगा एज कम्पेयर टू द मिड लाइन एपिज़ोटमी। नाउ अक्सर MCQ आता है कि व्हाट इज़ द शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन। चाहे आप मिड लाइन एपिज़ोटमी दें या मीडियोलेटरल एपिज़ोटमी दें, ऑफ कोर्स पेन हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन, हेमरेज, ब्लीडिंग उस जगह से हो सकती है। तो ये शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं दोनों की। अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस पूछें तो डिस्पेरूनिया, इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, फीसिस, इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। तो अगर एपी को स्टिच करते हुए
कोई भी स्टिच रेक्टल म्यूकोजा में चला जाए, डीप अगर आप स्टिच ले लें तो क्या होगा कि कोई भी स्टिच जब रेक्टल म्यूकोजा में जाता है तो वहाँ पर फिस्टूला बन सकता है, और जब फिस्टूला बनेगा रेक्टो वेजिनल फिस्टूला, तो क्या होगा, पेशेंट को फीसेस और फ्लेटस जो है वो वेजिना से पास होगा। तो कोई एमसीक्यू है कि पेशेंट को हमने एपी दी थी और जब वो 6th वीक पे दोबारा विजिट के लिए आई और वो कहती है कि डॉक्टर साहब वेजिना से फ्लेटस या फीसिस पास होते हैं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन, आपने डीप ले लिया था स्टिच और क्या हो गया कि रेक्टो वेजिनल फिस्टूला बन गया है। तो दैट इज द इजी थिंग। नाउ एंगल क्या होता है, मिड लाइन तो हमें पता है कि सीधा सीधा मिड लाइन ही है। अब मीडियो लेटरल इज इंपॉर्टेंट। अगर हम वैसे देखें, अगर क्राउनिंग अभी नहीं हुई तो मीडियो लेटरल जो है वो 45 डिग्री बनता है, लेकिन जब क्राउनिंग होगी तो स्ट्रेच हो जाएगा पेरिनियल एरिया, तो ये 45 डिग्री जो है वो ऊपर मूव कर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब क्राउनिंग हो ना तो हम 60 डिग्री पे कट लगाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली 45 डिग्री बना रहा होता है। तो इसीलिए आपने ये याद रखना है कि हम एपिसियोटमी 45 टू 60 डिग्री के दरमियान में देते हैं। अगर क्राउनिंग हो गई है और आप क्राउनिंग के वक्त 45 पे कट लगाएंगे तो बेसिकली बहुत नियर होगा टू द मिड लाइन। तो वैसे 45 डिग्री बोलते हैं, एट क्राउनिंग इट इज 60 डिग्री। ठीक है, ओवरऑल इंप्रेशन क्या है कि द बेस्ट रिकमेंडेड टेक्निक इज मीजियोलेटरल एपिजियोटमी। व्हाई? बिकॉज although there will be more bleeding, more pain, and healing will take more time, but there will be less risk of obstetric anal sphincter injury. We want to decrease the risk of obstetric anal sphincter injury as compared to midline episiotomy, so we will recommend this. Okay, the concept should be clear only, इसका ये हमें फायदा है as compared to the midline episiotomy. Now what is the procedure? हम एपी से पहले इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेते हैं, पेशेंट को काउंसिल करते हैं, एंड नाउ इन द गुड सोर्स ऑफ लाइट एनाल्जेसिया एंड अंडर ए सेप्टिक मयर हम एपिजॉटमी को परफॉर्म करेंगे। ये तमाम पॉइंट्स एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, वाइवा में, ऑस्की में, सो यू शुड नो दैट। सबसे पहले हम वेजिनल म्यूकोजा को स्टिच करते हैं। एमसीक्यू ये आता है कि एपिजॉटमी में हम कौन सा सूचर इस्तेमाल करते हैं, तो हम वैक्राइल रैपिड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द पोलीग्लैक्टिन 3-0। और ये पूछा जाता है कि हम टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर को स्टिच कर रहे हैं। अगर हम वेजिनल म्यूकोजा स्टिच कर रहे हैं तो हम कॉन्टीन्यूअस नॉन लॉकिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। बाज़ लोग लॉकिंग टेक्निक भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है, जो बेस्ट है, वो पता होना चाहिए। इट इज़ द कॉन्टीन्यूअस नॉन लॉकिंग टेक्निक दैट इज़ द बेस्ट टेक्निक। वाई? बिकॉज इट विल कॉज लेस शॉर्ट टर्म पेन, और इसकी आपको रीज़न भी मालूम होनी चाहिए। नंबर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी आपने वेजिनल म्यूकोजा को स्टिच करना है तो एपेक्स से 1 सेंटीमीटर अबव स्टिच लेना शुरू करना है। वाई? ताकि पैरा वेजिनल हीमाटोमा को प्रिवेंट किया जा सके। और फिर आपने 0.5 सेंटीमीटर के फासले पर जो है वो कॉन्टीन्यूस नॉन लॉकिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम पेरिनियल मसल्स को स्टिच करते हैं। इंटरप्टेड टेक्निक यूज़ की जाती है, और अगर वो डीप है तो हम 2 लेयर्स में स्टिच करेंगे, और अगर वो डीप नहीं है तो सिंगल लेयर में इंटरप्टेड सूचर्स लेकर हम उसको सिक्योर करेंगे। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि जब हम एपिजियोटमी करते हैं और जो एपी को जब हम रिपेयर करते हैं तो डीप स्टिच ज़्यादा नहीं लेने। तो एपिजियोटमी के बाद हम सबसे पहले रेक्टल म्यूकोजा को चेक करते हैं कि कहीं 3rd और 4th डिग्री टीयर तो नहीं आ गया। और जब हम एपी कर लेते हैं रिपेयर तो उसके बाद हमने रेक्टल म्यूकोजा को अगेन चेक करना होता है, ताकि ये देखने के लिए कि कोई स्टिच रेक्टल म्यूकोजा को तो पेंट्रेट नहीं कर गया, क्योंकि अगर वो पेंट्रेट कर गया है, हम उसको रिमूव नहीं करेंगे उसी वक्त, तो बाद में क्या हो जाएगा, रेक्टो वेजिनल फिस्टूला बन जाएगा। तो अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि जी पहला स्टेप क्या करेंगे, अगर आपने एपी दे दी है, अब रिपेयर करने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एक दफ़ा डीआरई करें रेक्टल म्यूकोजा को चेक करने के लिए। वो कहते हैं जी हमने एपी दे दी है, अब एपी रिपेयर कर ली है, अब इंपॉर्टेंट स्टेप अगेन ये है कि हम डीआरई करें रेक्टल म्यूकोजा को चेक करने के लिए कि कोई स्टिच तो नहीं अंदर है, ताकि हम उसको रिमूव करें। लास्ट में हम क्या करते हैं, हम पेरिनियल स्किन को स्टिच करते हैं। कोई भी आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूअस भी, इंटरप्टेड भी, लेकिन बेस्ट पता होना चाहिए, दैट इज़ द सब क्यूटिकुलर स्टिच, दिस इज़ द बेस्ट।
और आप लोग इसी की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। बेस्ट चीज़ों की, स्टैंडर्ड चीज़ों की प्रैक्टिस करें। और सूचर आपने नहीं भूलना, दैट इज़ द रिक्वायर्ड रैपिड। और हमने कहा था कि एपेक्स को हमने सिक्योर लाजमी करना है ताकि पैरा वेजिनल हीमाटोमा ना बने। नाउ दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे अक्सर पूछते हैं कि जब आप एपी देते हैं तो उसके बाद आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो जब भी हम एपी परफॉर्म करते हैं तो जितने भी वेजिनल टैम्पॉन, गॉज, स्वैब्स यूज हुए हैं, आप उनको रिमूव करेंगे और काउंट करेंगे। जितनी भी नीडल्स यूज हुई हैं आपने केयरफुल उनकी काउंटिंग करनी है, उनको डिस्पोज करना है। और ये जो स्वैब्स हैं, नीडल्स हैं, ना सिर्फ इनकी काउंटिंग करनी है बल्कि डॉक्यूमेंट भी करना है कि काउंटिंग जो है वो करेक्ट है। इसके अलावा इंस्पेक्ट करना है द रिपेयर टू इंश्योर दैट देयर इज अ वास्कुलर हीमोस्टेसिस, ताकि कोई हीमोटोमा ना हो जाए, बाद में ब्लीडिंग ना हो जाए। आपने रेक्टल एग्जामिनेशन करनी है टू इंश्योर नो सूचर हैव ब्रीच द रेक्टल म्यूकोजा, ताकि बाद में फिस्टूला ना बन जाए। आपने पेल्पेट करना है द एनल स्फिंक्टर, ये चेक करने के लिए कि इट इज इंटैक्ट। आपने प्रिस्क्राइब करना है अच्छा सा एनाल्जेसिया एंड डॉक्यूमेंट द होल प्रोसीजर। और अगर डायग्राम बना सकते हैं, अगर ये ज़रूरी है, ज़्यादा एक्सटेंड कर गया है, आपने कुछ समझानी है तो आप उसको डायग्राम के जरिए समझा देंगे। तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपने लफ्ज़ लाजी बोलना है कि आप अपने साइन स्टैम्प करेंगे और डेट और टाइम अपने मेंशन करना नहीं भूलना। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गई, मीन आपको एपिजोटमी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पहली चीज़, हमने कहा था कि हम मीडियो लेटरल एपिजियोटमी देते हैं। हम मीडियो लेटरल एपिजियोटमी जब देते हैं ना, तो आपने ये याद रखना है कि हम इंसिडेंस ऑफ थर्ड और फोर्थ डिग्री टीयर को नहीं प्रिवेंट कर सकते। तो पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है। हमने पिछली स्लाइड में बात किया था कि जब हम मिड लाइन एपिजियोटमी देते हैं, द इंसिडेंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर ज़्यादा होता है। जबकि अगर हम मीडियो लेटरल एपिजियोटमी देते हैं तो उसका जो इंसिडेंस है थर्ड और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टीयर कॉज करने का, वो कम होता है एज कंपेयर टू मिड लाइन एपिजियोटमी। लेकिन अगर हम सिर्फ मीडियो लेटरल एपिजियोटमी की बात करें तो ये इंसिडेंस कम नहीं करती। हाँ, ये इंसिडेंस को बढ़ाती भी नहीं है, लेकिन कम भी इंसिडेंस को नहीं करेगी। तो ये पहले आपने लाइन याद रखनी है बात। दूसरा, हम एपिजियोटमी क्यों देते हैं? देते हम मीडियो लेटरल है, तो क्यों दे रहे हैं? ताकि लेस सीवियर पेरिनियल ट्रॉमा हो। ट्रॉमा को भी ये प्रिवेंट नहीं करती, ट्रॉमा होगा लेकिन हम चाहते हैं कम शिद्दत का हो। दूसरी चीज, एपिजियोटमी देने से, मीडियो लेटरल एपिजियोटमी से, या वैसी एमसीक्यू में वर्ड एपिजियोटमी का हो, तो मोर एंटीरियर पेरिनियल ट्रॉमा होगा। और ये हम इसको फेवरेबल समझते हैं क्योंकि अगर हम एपी नहीं देते तो पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रॉमा होगा, जिसको स्टिच करना ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। तो एपिजियोटमी विल कॉज मोर एंटीरियर पेरिनियल ट्रॉमा, ये इसका एडवांटेज है। इसके अलावा एपिजियोटमी देने से ऑफ कोर्स जब मोर एंटीरियर पेरिनियल ट्रॉमा होगा, लेस सीवियर पेरिनियल ट्रॉमा होगा, तो लेस सुरूचरिंग इन्वॉल्व होगी और फ्यूअर हीलिंग कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो हमें ये एमसीक्यू आया था कि द एपिजियोटमी, और आगे वर्ड था कि इसका क्या यूज है, तो लिखा हुआ था कि इट डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ थर्ड और फोर्थ डिग्री टीयर। दूसरा ऑप्शन था कि इट कॉज मोर एंटीरियर पेरिनियल टीयर। तो जिसने नहीं पढ़ा हुआ था तो उसने तो टिक लगा दिया कि ये रिड्यूस करता है इंसिडेंस ऑफ थर्ड और फोर्थ डिग्री टीयर को। भाई ये आपने तब टिक लगाना है जब आपसे मिड लाइन और मीडियो लेटरल को कंपेयर के लिए पूछा जाए। हम ये कहते हैं कि मिड लाइन इंक्रीज करता है इंसिडेंस को एज कंपेयर टू मीडियो लेटरल। लेकिन अगर हम जर्नली एपिजोटमी का वर्ड डाल दें या मीडियो लिटरल एपिजोटमी का वर्ड डाल दें, वो थर्ड और फोर्थ डिग्री की इंसिडेंस को कम नहीं करता। हम वो इसलिए देते हैं, अब उसका ऑप्शन था सेकंड ऑप्शन, इट कॉज मोर एंटीरियर पेरिनियल ट्रॉमा, तो उसका ऑप्शन ये बनता था। जिसने नहीं पढ़ा वो कहेगा नहीं भी एपिजोटमी क्यों पेरिनियल ट्रॉमा करेगा इंटीरियर। भाई ये फायदे की बात है, अगर इसने पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रॉमा कॉज नहीं करता ये। अगर आप एपी नहीं देते तो पोस्टीरियर पेरिनियल ट्रॉमा होता है। तो आपने ये 4 पॉइंट्स नहीं भूलने, और ये पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके अलावा हमने बात की थी कि मिड लाइन एपिजियोटमी इंक्रीज करती है द रिस्क ऑफ थर्ड एंड फोर्थ डिग्री टीयर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साइट ऑफ रिपेयर क्या होता है एपिजियोटमी का, आप कहाँ स्टिच करते हैं? इन द लेबर रूम।
एनाल्जेसिया कौन सा आप देते हैं? लोकल दे सकते हैं, एपिड्यूरल दे सकते हैं, प्रूडेंटल ब्लॉक कर सकते हैं। सूचर कौन सा यूज करते हैं? वैक्राइल रैपिड, दैट इज द पोलीग्लैक्टिन 30। ये भी एमसीयू में कई बार पूछा जा चुका है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड, सीपीएसपी फॉर्मेट के मुताबिक इसको तैयार किया गया है कि क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। सबसे पहले, अगर हिस्ट्री ऑफ एपिजियोटमी हो किसी भी स्नैरियो में और अब डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन है, तो मोस्ट कॉमन थिंग क्या आपके ज़हन में आएगी? दैट इज़ द पेनफुल एपिजियोटमी। तो ये दिस इज़ नॉट पैथोलॉजिकल, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि पेशेंट की जब एपिजियोटमी होती है तो आपने अक्सर वार्ड में भी देखा होगा कि पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहिबा मुझे यूरिनेशन में इशू हो रहा है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ द पेनफुल एपिजियोटमी। तो ये एमसीक्यू है। इसके अलावा अगर पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है एपिजियोटमी की, या डिफ़िकल्ट डिलीवरी हुई या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है और अब यूरिनरी रिटेंशन है या डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? पैरा यूरिथ्रल टीयर, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है। तो इफ़ नो हिस्ट्री ऑफ एपिजियोटमी, पैरा यूरिथ्रल टीयर। इफ़ हिस्ट्री ऑफ एपिजियोटमी और यूरिनरी रिटेंशन है तो पेनफुल एपिजियोटमी। अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ एपिजियोटमी हो या फिर इंस्ट्रूमेंटल वेजिनल डिलीवरी की हिस्ट्री हो, या प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट हो, प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हो, मैक्रोसोमिक इन्फेंट हो, ओल्डर पेशेंट हो, या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, तो कोई भी रिस्क फैक्टर हो, सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किया जाएगा, बिकॉज एपिजियोटमी इज़ 85 to 90% कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो मोस्टली वो एपिजियोटमी का वर्ड ही डालेंगे। तो अगर हिस्ट्री ऑफ एपिजियोटमी है लेकिन अब पेशेंट को वल्वल पेन है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, अपर स्नैरियो में पेशेंट की यूरिन रिटेंशन थी, यूरिन में मसला था, ज़ाहिर एपी की पेन तो होती है, लेकिन इस केस में पेशेंट को वल्वल पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, रेक्टल पेन है, पेशेंट कहेगी मुझे पेन पीछे की साइड पर जा रहा है। आपने जाकर देखा तो या तो आपको स्टिच लाइन से ब्लीडिंग नजर आ रही है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, या देखने में वेजिनल मैस फील हो रहा है, या रेक्टल एग्जामिनेशन करने पर आपको कोई मैस फील हो रहा है। तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है वेजिनल हीमाटोमा की, या फिर इंफ्रालिवेटर हीमाटोमा इसे बोलते हैं इसकी। इसमें पेशेंट को यूरिन रिटेंशन भी हो सकती है, हाइपोटेंशन भी हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, और ऐसा केस हमने देखा भी है। तो इसीलिए आपने पेशेंट की कंप्लेन को नेग्लेक्ट नहीं करना, फ़ौरन से इंस्पेक्ट करना है, एग्जामिन करना है, और तो ये इंपॉर्टेंट इसका स्नैरियो है। सो इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एपिजियोटमी, ठीक है, हम कॉमन की बात करते हैं। नाउ पेशेंट हैज वल्वल पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एंड ऑन इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन वर्ड डाल दें कि देयर इज अ वेजिनल मैस, या वेजिनल मैस का वर्ड ना डालें, वो कहें कि देयर इज अ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, या वर्ड डाल दें यूरिनरी रिटेंशन और पेशेंट का बीपी ड्रॉप कर रहा है, तो कोई भी इसका सिम्टम डाल दें, तो व्हाट इज द आंसर? वेजिनल हीमाटोमा। अगर कोई भी एमसीक्यू आए कि एक पेशेंट है उसकी एपिजियोटमी की है, अब 7th डे पर या 10th डे पर पेशेंट आपके पास वार्ड में आई या ओपीडी में आई और उसको एपिजियोटमी वाली जगह पर पेन है, आपने देखा वहां पर डिस्चार्ज है, रेडनेस है, ड्यूरेशन है, तो क्या है? दैट इज द इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ एपिजियोटमी, दैट इज नॉट द हीमाटोमा। ठीक है, तो ये भी पूछते हैं कि इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ एपिजियोटमी। तो एक एमसीक्यू ये भी पूछते हैं कि इफ देयर इज इन्फेक्शन रेडनेस एट द साइट ऑफ एपिजियोटमी, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज स्टेफाइलोकोकस यूरियस। तो आपने ये भी नहीं भूलना, मतलब जो भी मैंने इस प्रेजेंटेशन में वर्ड्स डाले हैं दैट आर ऑल रिलेटेड टू योर एग्जाम, और वो तमाम मटेरियल है जो एपिजियोटमी को टॉपिक को तैयार करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग।